ओके, सो दिस इज़ द फोर्थ चैप्टर विच इज़ अंडरस्टैंडिंग लॉज। इससे पहले हमने आई गेस एक चैप्टर करा है पॉलिटिकल साइंस का। आई विल ट्राई टू अपलोड सम मोर वीडियोस, बट फ़िलहाल के लिए फोर्थ चैप्टर। इसमें मैं जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे इसके साथ ही बताऊंगा, तो जो जो टॉपिक हम कवर करते जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे तो उसके आंसर आई विल टेल यू इन द वीडियो। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉज? सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी लॉज है, जो कानून है, उसको समझना। ठीक है, सो सबसे पहले ये इंट्रो पढ़ लेते हैं जल्दी से। व्हेन वी से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लॉज, वी डू नॉट मीन दैट नथिंग इन इट कैन बी चेंज्ड और दैट न्यू लॉ कैन बी मेड। नो न्यू लॉ कैन बी मेड मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और इसकी फाउंडेशन की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, और नया लॉ बन ही नहीं सकता है। लॉ का मतलब आपको पता ही होना चाहिए पहले ही। अगर नहीं पता है तो डिक्शनरी में देखो, इंटरनेट पे देखो, बट बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। ठीक है, वट वी मीन इज़ दैट एनी न्यू लॉ इज़ मेड मस्ट अबाइड बाय द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी लॉ बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से सहमत रहना चाहिए। दैट मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलता है उसके विचारधारा के अलग नहीं होना चाहिए। सो वी विल डिस्कस द रोल प्लेड बाय द जुडिशरी का जो रोल आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन इंश्योरिंग दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हाउ लॉज आर मेड एंड व्हाट रोल पीपल प्ले इन द प्रोसेस। तो देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड लॉज। देखते हैं, चलो। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लॉज इन आवर कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारे लॉज बन रहे हैं, ये एक फाउंडेशन हमारी कंट्री में। व्हेन वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी रिटेन्ड मैनी ऑफ द लॉज दैट वर इन द यूज अंडर द ब्रिटिश। तो जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तो हमने रिटेन कर लिया। रिटेन का मीनिंग समझो। रिटेन का मीनिंग होता है वो जो चीज़ पहले से आ रही है उसको बनाए रखना। तो हमने काफ़ी सारे लॉज जो थे वो ब्रिटिश पीरियड से ही रिटेन करे। अब बट इट वुड बी इनकरेक्ट टू से दैट वी अडॉप्टेड द इंटायर लीगल सिस्टम दैट वॉज इन यूज़। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने पूरा का पूरा वही सिस्टम ले लिया जो पहले से चलता आ रहा था। वी मेड सम ऑफ द चेंजेस ऑल्सो। सो वी अडॉप्टेड वट सूटेड अस एंड रिजेक्टेड वट डिड नॉट। हमने वो चीज़ अडॉप्ट कर ली जो उस टाइम में चलती आ रही थी इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, और जो हमको सूट नहीं करती थी उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, उसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो वो लॉज हमने नहीं लिए। नाउ इवन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ इवॉल्व थ्रू द फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो आइडिया था इक्वालिटी का कि सबको साथ लेके चलना है, ये स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो हुआ था, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल हुआ था उससे ही आया है। ठीक है, इक्वालिटी का कंसेप्ट। नाउ we were definitely not equal under the British and many of the laws were heavily biased against us। तो हम equal तो नहीं मानते थे ऑब्वियसली हमें ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो काफ़ी सारे laws जो है biased थे इस वजह से। ठीक है, now know a little more, ये चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हैं because these are some important information। तो आप ये पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, बट या क्वेश्चन आंसर तो इसके बेसिस पे नहीं आएंगे। फिर इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ लॉज आर मेड। सो उससे ये टॉपिक करने से पहले आई एम गोना टेल यू द फर्स्ट शॉर्ट का आंसर। तो फर्स्ट शॉर्ट क्या है, डी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी मीन when we say that the constitution is the foundation of all laws। ये क्वेश्चन है डी का फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन। what do we mean when we say that the constitution is the foundation of all laws। तो हम क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन है सारे लॉज का, तो इससे क्या मतलब है? तो इसका आंसर यहाँ से है। इसका आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लॉज इन आवर कंट्री। ठीक है, when we adopted our constitution we retained many of the laws that were in use under the British but it would be incorrect to say that we adopted the entire legal system। ये यहाँ तक। तो D1 का आंसर ये है। wait a minute, सो ये यहाँ से लेके एंड यहाँ तक। ठीक है, दिस इज़ D1 का आंसर, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, हाउ लॉज आर मेड। सो पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री। सबको पता है पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है ना, बिल पास होते हैं, और इस चैप्टर में हम बिल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो मेक सम लॉज बट दीज लॉज आर एप्लीकेबल ओनली इन द स्टेट कंसर्न। स्टेट के लेजिस्लेचर भी लॉज बना सकते हैं पर ये लॉज सिर्फ उन स्टेट्स में ही चलेंगे।
एग्जाम्पल के लिए कोई यूपी के रिगार्डिंग एक लॉ आ जाता है तो वो यूपी में ही चलेगा, ठीक है। नाउ बिसाइड्स द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ओनली ऑन सम लिमिटेड मैटर दैट आर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। और इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, वो ऐसे लॉज बना सकता है जो कि लिमिटेड मैटर पे और जो कि स्टेट लिस्ट में है। लिस्ट होती है 3 टाइप की, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। देखो अब स्टेट लिस्ट में क्या है, लॉज एंड ऑर्डर, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, ये स्टेट लिस्ट में आता है। एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है, ये सारा कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रग एंड पॉइजन एट्सेट्रा। नाउ ड्रग एंड पॉइजन से रिलेटेड लॉज, ठीक है, ओनली द यूनियन लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है, ऐसे लॉज बना सकता है जो कि यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन रिलेशन से और रेलवेज से रिलेटेड, ठीक है, जो कि पूरे नेशन के लिए काम करता है, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन मैटर कवर्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट एंड अंडर स्पेशल कंडीशन इट कैन मेक लॉज ऑन मैटर्स इन स्टेट लिस्ट। तो कौन बना सकता है, जो यूनियन लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट जो है वो यूनियन लिस्ट की तो बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट में भी वो बना सकती है, और जो बहुत एक्सेप्शनल केसेस में स्टेट लिस्ट में भी वो लॉज बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे स्टेट और यूनियन दोनों ही लॉज बना सकते हैं, बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो यूनियन का लॉ देखा जाता है, दैट इज़ टू बी गिवन मोर वैल्यू। नाउ अंडर इट्स रेजिड्यूरी पावर इट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर दैट इज़ नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द लिस्ट। तो उसकी रेजिड्यूरी पावर्स जो है, रेजिड्यूरी का मतलब बची हुई, तो ठीक है, तो वो जो पावर्स हैं उसमें क्या बना सकता है, लॉज ऑन एनी मैटर दैट इज़ नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द लिस्ट। तो जो मैटर इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं तो उनके ऊपर भी बना सकता है, ठीक है, कौन, यूनियन लेजिस्लेचर। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। अब लॉ कैसे बनते हैं। A bill, as we have learned in the preceding chapter, is a proposal for a new law or to change an old। तो बिल क्या होता है, ठीक है, वैसे तो शायद मैंने लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, बट आई कैन टेल यू नाउ। एक प्रपोजल होता है, एक बिल, ठीक है, वो बिल के अकॉर्डिंगली उस बिल को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, देन पार्लियामेंट में पास होता है। वो बिल क्या होता है, एक नया कानून लाने के लिए होता है, ठीक है। सो एज वी हैव लर्नड इन द प्रीसीडिंग चैप्टर इज़ अ प्रपोजल ऑफ न्यू लॉ, प्रपोजल ऑफ न्यू लॉ, या फिर चेंज एन ओल्ड वन। अगर पुराना कोई लॉ और उसमें कुछ चेंजेस लाने, दैट इज़ कॉल्ड अमेंडमेंट, ठीक है, तो वो लाने उसके लिए भी होता है। तो बिल्स आर 3 टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल्स रिलेट टू मनी मैटर्स सच एज टैक्स लॉ। तो मनी बिल्स जो है मनी मैटर से रिलेटेड हो, ऑब्वियसली मनी पढ़ के पता चल रहा है कि मनी रिलेटेड मैटर्स होंगे, टैक्स रिलेटेड लॉज होंगे, ठीक है। ऑल अदर बिल्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑर्डिनरी। और जो बाकी के जो बिल्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को एज सच चेंज नहीं करते हैं उनको हम ऑर्डिनरी बिल्स बोल देते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज मतलब अमेंड नहीं करते हैं या कुछ ऐसा नहीं करते हैं। अब देखो, सम अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स का मतलब कुछ चेंज लाना, अच्छे के लिए चेंज लाना। अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है पुराने लॉ में और तुमको लगता है कि यू नो अ न्यू चेंज इज़ रिक्वायर्ड, तो दैट इज़ कॉल्ड अमेंडमेंट, ठीक है। सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये सारे अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये वैसे तो आप जस्ट एक रीडिंग कर लेना, ये सारे अमेंडमेंट हो चुकी है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली आफ्टर एक्वायरिंग दीज फ्रॉम पोर्टुगल, ठीक है, 1961। तो जो भी ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये एक बार आप पढ़ लेना। अच्छा, नेक्स्ट आता है, अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस बाय एनी मेंबर। एक बिल जो है वो कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। द ओनली एक्सेप्शन इज़ अ मनी बिल विच कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा बाय मेंबर ऑफ गवर्नमेंट। ओनली एक्सेप्शन क्या है, मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में के मेंबर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट हैव अ गो थ्रू अगेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। नाउ अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस बाय एनी मेंबर। एक जो सिंपल बिल है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। द ओनली एक्सेप्शन क्या है, मनी बिल का, जो कि इंट्रोड्यूस होता है ओनली लोकसभा में, ठीक है, बाय मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट। द मेंबर हु इंट्रोड्यूसेस द बिल मेक्स अ स्पीच एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द बिल। इसको हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं कि वो बताता है कि ये जो मैं बिल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज है ये, जो मैं बिल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और
ये किस पर्पस के लिए क्या करेगा, ठीक है। सो बिल को पास करने की स्टेजेस होती हैं, तो दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग हियर। एंड अ कॉपी ऑफ द बिल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर्स, और जो उस बिल की कॉपी होती है वो सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है कि भाई देखो ये इस टाइप का बिल हम लेके आ रहे हो, इस बिल की ये खासियत है, ये बिल ये चीज़ करना चाहता है या ये काम करना चाहता है, सो दैट दे कैन बिकम एक्वेंटेड विद, एंड दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग। तो इसको फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। नाउ ड्यूरिंग द सेकेंड रीडिंग मेंबर्स डिस्कस द बिल थॉरली एंड मेक सजेशन फॉर चेंज। अब सेकेंड रीडिंग हो जब होती है तो उसमें सजेशंस दिए जाते हैं कि क्या चेंज हो सकता है, क्या बदलाव लाया जा सकता है, ये जो पहले से बिल इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है। The final form of the bill after incorporating the necessary changes is presented before the House during the third reading and the bill is put to vote. जो फाइनल फॉर्म होता है बिल का उसको प्रेजेंट किया जाता है हाउस में, थर्ड रीडिंग बोला जाता है, और उसको फिर वोट लिया जाता है। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस वोट इन फेवर ऑफ द बिल इज़ पास। और अगर देखो ये थर्ड रीडिंग में जो अब ये वोट हो रही है, ठीक है, कि इस बिल के फेवर में कौन कौन है, जब इसको मेजॉरिटी मिल जाती है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर इसके फेवर के लिए वोट कर देते हैं, तो बिल पास हो जाता है। सो इट इज़ देन सेंड टू अदर हाउस वेयर इट गोज़ थ्रू द सेम स्टेज। तो देखो दोनों हाउसेज में जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। सपोज़ एक बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो लोकसभा में पहले तो उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी, और उसको फिर पास किया जाएगा। अगर वो यहाँ से पास हो जाता है तो देन इट इज़ सेंड टू द अदर हाउस वेयर इट गोज़ थ्रू द सेम स्टेजेस। फिर जैसे लोकसभा से पास हो गया तो अब राज्यसभा में भेजा जाएगा जहाँ पे सारे स्टेप सेम ही होंगे दोबारा। अब देखो सेकेंड हाउस में पास द बिल, इन विच केस द बिल इज़ सेंड टू द प्रेजिडेंट फॉर हिज और हर अप्रूवल। अब जब सेकेंड हाउस में बिल गया है तो हो सकता है कि वो बिल पास हो जाए इजीली वहाँ भी, ठीक है, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा उसके अप्रूवल के लिए, ठीक है। सेकेंड हाउस में ऑल्सो सेंड द बिल बैक टू द हाउस वेयर इट ओरिजिनेटेड विद सजेशन फॉर चेंज, और वो वापस भी भेज सकता है पुराने हाउस में। फॉर एग्जांपल लोकसभा से राज्यसभा गया है तो राज्यसभा बोल देगी कि इसमें हमको कुछ पसंद नहीं आया, ये चेंजेस करने चाहिए, तो वापस लोकसभा भेज देंगे फॉर सम चेंजेस। सो इफ़ दीज सजेशन आर नॉट एक्सेप्टेबल टू दैट हाउस द प्रेजिडेंट समन्स अ जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सेशन क्या होता है। तो अगर अब उन्होंने राज्यसभा ने वापस भेज दिया सपोज बिल, ठीक है, तो अब लोकसभा भी नहीं चाहता है कि वो चेंज वो करे, ठीक है। इफ़ दीज सजेशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल टू दैट हाउस तो समन्स होता है, प्रेसिडेंट बुलाता है एक मीटिंग जिसमें कि दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं जॉइंट सेशन। वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। सो एंड द बिल इज़ पुट टू वोट, फिर उस बिल को वोट पे डाला जाता है। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट वोट इन फेवर ऑफ द बिल इज़ पास एंड सेंड टू प्रेसिडेंट। और इस मीटिंग में जॉइंट सेशन में जब मेजॉरिटी अगर मिल जाती है उस बिल को तो वो प्रेसिडेंट के पास फिर दोबारा सेंड किया जाएगा उसके अप्रूवल के लिए। सो इन द केस ऑफ मनी बिल द सजेशन मेड बाय द राज्यसभा आर नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा एंड नो जॉइंट सेशन इज समन्ड। दोबारा से हम देखेंगे ये मनी बिल के केस में, ठीक है, जो सजेशंस होते हैं वो मेड बाय राज्यसभा है, ठीक है, एंड आर नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा एंड नो जॉइंट सेशन इज समन। जो सजेशन होता है राज्यसभा का वो बाइंडिंग नहीं होता है लोकसभा पे और कोई जॉइंट सेशन नहीं होता मनी बिल के केस में, क्योंकि मनी बिल को ऑब्वियसली बहुत अलग माना जाता है, जैसा कि हमने पहले सेक्शन में पढ़ा था। यहाँ पे देखो मैं आपको रिफ़्रेश करवा देता हूँ एक बार, आई डोंट रियली रिमेंबर कहाँ पे आया था वो, बट या आई टोल्ड यू अबाउट दैट ऑल्सो। यहाँ पे द ओनली एक्सेप्शन इज़ द मनी बिल विच कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था और बाकी सारे बिल्स तो ऑर्डिनरी वे में चलते हैं, मनी बिल का एक्सेप्शन है, लोकसभा में ही वो इंट्रोड्यूस होता है। तो इसके बेसिस पे लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, in the case of money bill the suggestion made by the Rajya Sabha are not binding on the Lok Sabha and no joint session is summoned, so the Lok Sabha is more powerful in this case। तो मनी बिल के केस में क्या है, राज्यसभा जो है वो सजेशन अगर दे भी देगी तो वो बाइंडिंग नहीं है, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा को वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है, और अगर लोकसभा ने मना किया तो ज़रूरी नहीं है कि फिर प्रेसिडेंट यहाँ पे जॉइंट सेशन बिठाएगा कि भाई तुम रजामंदी करके एक चीज़ डिसाइड कर लो, क्योंकि मनी बिल में लोकसभा की ज़्यादा मानी जाती है, तो लोकसभा इज़ मोर पावरफुल इन दिस केस।
अब ये पैराग्राफ करवा देता हूँ, उसके बाद आई एम गोना टेल यू 2 आंसर्स टू द क्वेश्चन. सो वंस अ बिल इज़ पास बाय बोथ द हाउसेज इट इज़ सेंड टू प्रेसिडेंट. जब बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को सेंड किया जाता है. द प्रेसिडेंट में सजेस्ट सम चेंजेस एंड सेंड द बिल बैक. तो प्रेसिडेंट भी कर सकता है कि कुछ चेंजेस उसको अच्छे लगे तो वो उस बिल को वापस भेज देता है, ठीक है, कि इसमें ये चेंजेस कर दो. हाउएवर इफ़ पार्लियामेंट डज नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस एंड रिटर्न्स इट टू द प्रेसिडेंट हैज़ नो ऑप्शन बट टू साइन इट. बट अगर उसने वापस भेजा और फिर भी पार्लियामेंट ने वो चेंजेस नहीं करे और पार्लियामेंट ने फिर भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो उसको सेकंड टाइम में साइन करना ही पड़ेगा, अगर चाहे उसकी वो बात मानी गई हो या वो सजेशन लिया गया हो या नहीं लिया गया हो. सो आफ्टर द प्रेसिडेंट साइंस अ बिल इट बिकम्स एन एक्ट. तो जब लास्ट स्टेज में प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो ये बिल जो है ये एक्ट बन जाती है. यहाँ पे हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है. सो आई एम गोना टेल यू द आंसर्स जो भी इस टॉपिक में कवर हुआ है. सो इसमें फर्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो ई क्वेश्चन है, ई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब, लॉन्ग का फर्स्ट, डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसीजर दैट इज़ फॉलोड बिफोर अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट. तो प्रोसीजर को बताओ जिससे वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, उससे पहले जितने भी स्टेजेस हैं उन सारे को हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है. सो ये सारे स्टेजेस बताने हैं. सो इसका आंसर है पेज नंबर 229 पे, यहाँ पे ये. सो अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस बाय एनी मेंबर, ठीक है. अब इसमें लिखना है द मेंबर हु इंट्रोड्यूसेस द बिल मेक्स ए स्पीच एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ द बिल, ठीक है. ये मैंने शॉर्ट करवाया है, आप इसको चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो. एंड ए कॉपी ऑफ द बिल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, ये पूरी लाइन, बट आप यहाँ तक भी लिख सकते हो बिल तक, पर्पस ऑफ द बिल. ये फर्स्ट पॉइंट चल रहा है, ठीक है. और ये यहाँ से इसको फिर क्या बोलते हैं हम, दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग. यहाँ तक पूरा फर्स्ट पॉइंट था, वो सारी लाइनें यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट है. देन सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है, द सेकंड रीडिंग मेंबर्स डिस्कस द bill thoroughly and make suggestion for the change. The final form of the bill after incorporating necessary changes presented before the house and the third reading bill sent to. ये second point लिख सकते हो, ठीक है. उसके बाद आप लिख सकते हो इट इज़ देन सेंड टू द अदर हाउस वेयर इट, ये लाइन आपको इसमें इनकॉर्पोरेट करनी है. आप देखो मैं टिक लगा देता हूँ. तो ये लाइन यहाँ तक लिखनी है, यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखना है, ठीक है. सो इट इज़ देन सेंड टू द अदर हाउस वेयर इट गोज़ थ्रू द सेम चेंजेस. तो ये हुआ सेकंड पॉइंट. अब द सेकेंड हाउस, ये थर्ड पॉइंट है, द सेकेंड हाउस में पास द बिल इन विच केस द बिल इज सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल. इसका आंसर यहाँ पे ख़त्म है. ये थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है, ठीक है. तो ये सारे चेंजेस होते हैं और ये सारे स्टेजेस होते हैं, ठीक है. नाउ मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है. अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक और आंसर. लॉन्ग का थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ द प्रोसीजर फॉलोड इन द केस ऑफ अ मनी बिल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फॉलोड इन द केस ऑफ अदर बिल. तो प्रोसीजर जो होता है मनी बिल का वो दूसरे बिल से डिफरेंट क्यों होता है, ठीक है. तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पॉइंट लिखना है. वेयर इज़ इट, आई जस्ट टोल्ड यू. यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ से मनी बिल विच कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोक सभा बाय मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. यहाँ तक लिखना है. अब इसमें आपको क्या चेंजेस करना है, यहाँ पे विच काट देना है, ठीक है. अब देखो ये किसका बताया मैंने, लॉन्ग का थर्ड आंसर का फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोक सभा बाय मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, ये है पेज नंबर 229 पे. उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है ये यहाँ पे यहाँ तक. In the case of money bill, the suggestion made by the Rajya Sabha are not binding on the Lok Sabha and no joint session is summoned. So the Lok Sabha is more powerful in this case. यहाँ तक लिखना है, ठीक है. सो ये हुआ हमारा थर्ड, ठीक है. और इसमें हमारे अभी मैंने लॉन्ग का फर्स्ट करवा दिया और थर्ड करवा दिया है और डी के भी शॉर्ट आंसर्स के भी कुछ आंसर मैंने बता दिए हैं. अब लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक. अब आता है रोल ऑफ द पीपल इन लॉ मेकिंग.
तो लॉ मेकिंग में लोगों का रोल क्या होता है, मतलब आम जनता का क्या रोल होता है। तो एवरी सोसाइटी फील द नीड टू मेक न्यू लॉज एंड चेंज ओल्ड लॉज टू कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम्स। तो हर सोसाइटी को लॉज बनाने पड़ते हैं और चेंज भी करने पड़ते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। सो वी टू मेड न्यू लॉज एंड अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। तो हमने भी 1950 में भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स करे थे। वी हैव डिस्कस्ड हाउ, और टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते ही रहते हैं, हर साल अमेंडमेंट्स होते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ लॉज आर मेड इन पार्लियामेंट। हमने डिस्कस कर लिया है कि पार्लियामेंट में लॉज कैसे बनते हैं, बिल के थ्रू बनते हैं, जो कि मैंने बताया सारी स्टेजेस। But the member of parliament representative of the people, so it is the people who ultimately make the laws. But जो members होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, वो उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको लोग वोट दे के इलेक्ट करते हैं ऑब्वियसली। तो वो अल्टीमेटली हमारे ही तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सो दिस इज़ नॉट mere थ्योरी, ये सिर्फ थ्योरी, सच में ऐसा होता है। तो द पीपल हैव मेड देयर वॉइसेस हर्ड टाइम एंड again when they felt the need for new laws and have found some law unfair. How can the people, और टाइम के साथ साथ ना काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, जो भी है अपनी आवाज़ें उठाई है, और जिससे कि चेंजेस भी आए और नए लॉज भी बने हैं, ठीक है। सो हाउ कैन द पीपल ब्रिंग प्रेशर अपॉन द लेजिस्लेचर, दे कैन होल्ड पब्लिक। अब ये प्रेशर कैसे ला सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पे, लेजिस्लेचर पे। वो पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मार्चेस। दे कैन ऑल्सो वॉइस देयर ओपिनियन थ्रू द मीडिया, NGOs एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज लेबर यूनियन एंड लॉयर्स फॉर्म्स। तो वो काफ़ी सारे तरीक़ों से जो लोग हैं अपनी आवाज़ें उठा सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। अब लॉज मेड विद द पीपल्स एफर्ट्स, तो क्या ऐसे लॉज कौन से जो लोगों की एफर्ट से बने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट देखो यहाँ पे, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो क्या है ये, मतलब जो हमारी विमेंस होती हैं उनका प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस से, घरेलू हिंसा से। सो ये 2005 में आया था। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द people can put pressure on parliament to enact a law. The need for such a law has been felt by women all over the country from long time. बहुत टाइम से इस लॉ की ज़रूरत थी, क्योंकि घरेलू हिंसा बहुत प्रेवलेंट है इंडिया में, ठीक है। आफ्टर ए डेकेड लॉन्ग स्ट्रगल विद वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन लॉयर कलेक्टिव कंप्राइजिंग लॉयर्स, तो बहुत सारा स्ट्रगल चला काफ़ी टाइम तक। एट द फोर फ्रंट द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 2002 में, बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। द लॉ डिफाइंस डोमेस्टिक वायलेंस एज एनी काइंड ऑफ इल ट्रीटमेंट। अब इसमें डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे डिफ़ाइन किया गया इस लॉ में, कुछ भी किसी भी टाइप का इल ट्रीटमेंट, बुरा व्यवहार, इंक्लूडिंग फिज़िकल वायलेंस, और जिसमें फ़िज़िकल वायलेंस भी आ जाता है, मेंटल क्रूएल्टी, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या क्या आ गया इसमें, इल ट्रीटमेंट, फिज़िकल वायलेंस, ठीक है, मेंटल क्रूएल्टी, फिज़िकल वायलेंस मारना, ठीक है, या कुछ भी टाइप की इंजरी देना, ठीक है। मेंटल क्रूएल्टी, माइंड में कुछ भी इंजरी होना, या फिर मेंटल स्टेट अच्छा ना होना किसी भी रीज़न से, ठीक है, जो कि वो रीज़न ऐसा होना चाहिए कि किसी ने उस लेडी के साथ किया है, स्पेशली हर हस्बैंड, ठीक है। एंड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी उसको ना देना, अगर उसका शेयर है प्रॉपर्टी में, ठीक है, और वो नहीं देना तो उसको मेंटल एगनी होगी, ठीक है, और ये भी एक फैक्टर हो जाता है। तो it recognizes a woman's right not only to be protected from violence but also not being thrown out of shared home by her husband, son, और ये सब सारे relatives और people she is living with, ठीक है। ये वही चीज़ आ जाती है, प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना या फिर उसको घर से निकाल देना, ये सारी चीज़ें देखो। बट ऑल्सो नॉट टू थ्रोन आउट ऑफ, ऑल्सो टू उसको घर से निकाल देना बाय हर हस्बैंड, या फिर और सारे ये जो भी लिखे हुए हैं इनके द्वारा, ठीक है। सो दिस लॉ इन फैक्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ स्पेशल लॉज आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वीकर सेक्शन। तो ये एक लॉ जो है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो कि बताता है कि स्पेशल लॉज हमें चाहिए और ये ज़रूरी भी हैं वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का। सो ई का 5th पार्ट क्या है, समटाइम्स न्यू लॉज आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो 5th का जो है वो है यहाँ पे आंसर। तो इसमें हमको बताना है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो लॉज है, ठीक है, वो चाहिए हमको, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे,
मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में जाके, बिकॉज ये इसमें क्वेश्चन में बताना पड़ेगा थोड़ा सा। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, समटाइम्स न्यू लॉज आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इसको आपको कैसे लिखना है, यस लिखना है आपको, ठीक है। फिर आपको लिखना है समटाइम्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो समटाइम न्यू लॉज आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इससे पहले आपको येस लिखना है। तो येस समटाइम्स न्यू लॉज, ठीक है, यहाँ तक लिखोगे। अब इसका आंसर आपको मैं आगे बताता हूँ। इसमें आपको लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहले लिखोगे फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर आप ये पूरा नाम लिखोगे इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ ये, ठीक है। तो आपको पहले लिखना है येस समटाइम से लेके और वो जो सोसाइटी तक था क्वेश्चन में से, फिर आपको लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यहाँ तक लिखोगे। फिर आप लिखोगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। recognizes a woman's right not only to be protected from violence but also to being thrown out of shade, और ये सारी चीज़ें। so this is an example how special laws are needed to protect the rights of weaker section of society, ठीक है। तो यहाँ तक लिखोगे आप। so ये था हमारा लॉन्ग का 5th, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। नाउ ये है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मतलब हमें अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस है, ठीक है, सरकारी ऑफिस है, और यू हैव अप्लाइड फॉर समथिंग, ठीक है, अभी तक वो आया नहीं है रिप्लाई आपके पास कि उसका प्रोसीजर क्या चल रहा है, तो आप आरटीआई लगा सकते हैं कि वो किस स्टेज तक आपका काम पहुंचा है, ठीक है। या फिर इससे रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें होती है। आरटीआई के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप नेट से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में, बट व्हाट इज़ इन योर सिलेबस दैट्स व्हाट आई एम गोना टेल यू। तो इसमें क्या है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज़ एन अनदर पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट केम अबाउट ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम पीपल। ये भी एक ऐसा एक्ट है जो कि लोगों के प्रेशर की वजह से आया था, बिकॉज लोगों को पता चाहिए था कि हमारा जो भी काम हो रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, या फिर कोई भी सरकारी काम हो रहा है वो कहाँ तक पहुँचा। तो अंडर दिस लॉ एनी सिटीजन कैन आस्क अ पब्लिक ऑफिशियल फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के रिगार्डिंग जो है पूछ सकता है, ठीक है, कि वो जो भी फंक्शनिंग हो रही है उसके लिए आरटीआई लगा सकता है। तो आर्म्ड विद दिस लॉ पीपल कैन फाइंड आउट वाई ए गवर्नमेंट डिस्पेंसरी डज नॉट हैव मेडिसिन। वो पता कर सकते हैं कि देखो अगर आपका काम क्या था, आपका काम था आपको मेडिसिन चाहिए थी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से, बट देर आर नो मेडिसिन और होती भी नहीं एट टाइम्स, ठीक है। तो आप पता लगा सकते हो आरटीआई से कि वहाँ पे मेडिसिन अभी क्यों नहीं है या क्यों नहीं होती हैं, और वाई रेशन शॉप डज नॉट हैव सप्लाई, ठीक है। वाई रोड्स एंड ब्रिजेस आर आउट ऑफ रिपेयर, ठीक है, कि रोड्स और ब्रिजेस रिपेयर्ड क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आपके काम में ही तो हिंड्रेंस डालते हैं, ठीक है। अब अगर रोड्स रिपेयर्ड नहीं होंगे तो आपको जाने आने जाने में प्रॉब्लम होगी, आपका काम रुकेगा। तो आप इसके लिए आरटीआई लगा सकते हैं, रीज़न जान सकते हैं व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, व्हाई द रोड्स आर नॉट बीइंग रिपेयर्ड। अब देखो इन शॉर्ट दे कैन क्वेश्चन पब्लिक ऑफिशियल एंड चेक करप्शन। तो वो पब्लिक ऑफिशियल को क्वेश्चन कर सकते हैं और करप्शन भी पता लगा सकते हैं इससे, क्योंकि आरटीआई में सारी डिटेल निकल आएंगी, ठीक है। इसका पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, ई का 4th पार्ट, दैट इज़ व्हाट रोल कैन द पीपल प्ले इन मेकिंग लॉज, गिव एन एग्जांपल। तो लोग जो है वो क्या रोल दे सकते हैं लॉज बनाने में, ठीक है। इसका फर्स्ट आप यहाँ से लिखेंगे, पहले आप यहाँ से लिखेंगे अगर आप कर पाओगे, आपकी इतनी कैपेसिटी है, तो आप ये लाइन इसमें ले सकते हैं यहाँ से, बिकॉज ये एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा क्वेश्चन का। सो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, एवरी सोसाइटी फील्स द नीड टू मेक न्यू लॉज एंड चेंज ओल्ड लॉज, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। ये मैं लॉन्ग का 4th बता रहा हूँ।
नाउ फिर उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो इस लाइन को आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप कर इसको लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अब आपको ये फर्स्ट पॉइंट था, अब आपको सेकंड क्या लिखना है, यहाँ से लिखना है The people have made their voices heard time and again when they have felt the need for new laws and have found some laws unfair। यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ से they can hold public meeting and organize protest march and that can also voice the opinion। यहाँ तक पूरा लिखना है, ठीक है। So either you can write from here, ठीक है, या फिर यू कैन राइट फ्रॉम हियर, इट्स योर चॉइस। अगर आप यहाँ से भी लिखते हैं यहाँ तक जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मेन बॉडी इस क्वेश्चन की, तो उन्होंने पूछा ये था कि व्हाट रोल कैन पीपल प्ले इन मेकिंग लॉज, और एग्जांपल दो, तो ये मैंने रोल्स बता दिए, ठीक है। अब एग्जांपल आप ये देंगे यहाँ से, ये बात यहाँ से द राइट टू इंफॉर्मेशन यहाँ तक। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज़ अनदर पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट कैन नॉट अबाउट ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम पीपल, और ये सब चीज़ें आप यहाँ गवर्नमेंट तक लिखोगे, और ये हो गया हमारे फोर्थ का आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। तो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट क्या है, ये टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है, बिकॉज ये डिटेल के टॉपिक है। इसको अगर आप जितना पढ़ोगे उतना आपको ये आएंगे, तो इसको मैं ऊपर से बताने की कोशिश करूँगा, बट या आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। तो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट क्या है, 2014 में आया था। फॉर थाउजेंड ऑफ पुअर पीपल हु लिव इन सिटीज, स्ट्रीट वेंडिंग इज द ओनली मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड। हाउएवर दो they provide useful services at lower rates, street vendors are often harassed by the police and civic authorities and thrown out because they set up their stalls in parks, street corners and inconvenience people। तो स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, जो रेडी लगाते हैं, ठीक है, देसी भाषा में रेडी जो लगाते हैं, जैसे कि सब्जी बेचने वाला होता है या फिर कुछ भी जो खाने की कुछ चीज़ बेच रहा है, ठीक है। तो बहुत जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास और कोई लाइवलीहुड नहीं होता है। एट मोस्ट टाइम दे आर नॉट एजुकेटेड एट ऑल, तो वो यही काम करके कमा सकते हैं। तो वो कहाँ लगाएंगे, स्ट्रीट कॉर्नर, पार्क वगैरह में। तो जो लोकल जो ऑफिशियल्स होते हैं, पुलिस वगैरह, उनको परेशान करती है, ठीक है। So through the years, street vendor organize themselves into trade union association and go back to several NGOs। तो इन्होंने क्या किया, काफ़ी सालों से इन्होंने यूनियन एसोसिएशन बना लिए, NGOs बना लिए। In many cases filed before High Court, they got judgments in their favor because the court felt that the right to livelihood is part of right to life। तो उन काफ़ी सारे केसेस में उनके फेवर में भी जजमेंट आया है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट को ये लगता है राइट टू लाइफ का ही तो पार्ट है राइट टू लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब कमाना, तो कमाने का हक तो जीने के हक के लिए ही है, ठीक है। In 2010, the Supreme Court recognized street vending as source of livelihood and directed the government to work out a law to protect street vendors from harassment and to demarcating vending zones, ठीक है। तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया इसको, ठीक है, कि लाइवलीहुड है जो स्ट्रीट वेंडिंग है, जो ये ऐसे ठेले लगाते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं, और ये एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है और इम्पॉर्टेंट भी है उन लोगों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को कि तुम लॉज बनाओ, ठीक है, और डीमार्केट करो वेंडिंग जोन्स को, मतलब ऐसे जोन्स बना दो, ऐसे एरियाज़ बना दो जहाँ पे ये अपना ये काम कर सके, ठीक है। द लॉ वाज पास्ड इन 2014। अब ये लॉ पास कब हुआ, 2014 में। अंडर द लॉ civic authorities are supposed to provide license to street vendor, demarcate vending zones where vendor can offer their services to public। अब तो क्या हुआ, अब जो ऐसा लॉ बन चुका है कि तुम्हें लाइसेंस लेना होगा और फिर तुम स्ट्रीट वेंडिंग कर सकते हो, फिर तुम ये काम कर सकते हो। हाँ, बट इन मोस्ट ऑफ द मेजर ऑफ द केसेस में लाइसेंस भी कोई लेता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है और हर एक को यू कैन नॉट पुट एवरीवन ऑन ट्रैक, और ये लाइसेंस का भी काफ़ी सारा लफड़ा होता है। लाइसेंस देने में भी इतनी ब्राइबिंग वगैरह की ज़रूरत होती है, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट वी आर नॉट गोना गो इनटू द डिटेल्स, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनपॉपुलर लॉज। तो जो अनपॉपुलर काफ़ी सारे लॉज थे, उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट होते थे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। People can also protest against laws that they find unfair. One of the ways protest against a law is to disobey it। सबसे अच्छा वे क्या है, उस लॉ को फॉलो ना करो। There have been protests against several laws, for example laws related to conservation से related laws, ठीक है।
फॉरेस्ट में, विलेजर्स लिविंग अराउंड फॉरेस्ट एंड activists fighting for them felt that conservation laws deprived them of their right to gather food products. The protest against forest laws led to passing of Scheduled Tribes and other ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। तो देखो क्या होता था, जो लोग अब सरकार तो कंजर्वेशन के लिए लॉ बनाएगी, ठीक है, कि फॉरेस्ट को बचाया जा सके, बट जो ट्राइब्स में लोग वहाँ रहते हैं जिनका काम ही फॉरेस्ट से चलता है, फॉरेस्ट से ही उनका खाना आता है, लकड़ियाँ आती है एंड सेवरल अदर थिंग्स, तो अब वो तो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने सरकार ने बैन लगा दिया। तो उसके लिए भी फिर लॉ बना है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। सो वी विल डिस्कस दिस इन चैप्टर मार्जिनलाइजेशन के अंदर, ठीक है। सॉल्ट लॉ क्या है? इन योर हिस्ट्री लेसन यू मस्ट हैव रेड अबाउट डांडी मार्च के बारे में सब ने सुना है, लेड बाय महात्मा गांधी। गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था विद द कॉल टू डिसोबे द सॉल्ट लॉ, जो सॉल्ट से रिलेटेड जो कानून आया था उसको डिसोबे करने के लिए, ठीक है, विच नोबडी कुड मैन्युफैक्चर सॉल्ट विदाउट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो कि क्या कहता था कि कोई भी सॉल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट के, ठीक है। अब he and his followers walked from साबरमती से लेके कोस्टल विलेज ऑफ डांडी तक उन्होंने मार्च किया था, तो इसलिए दैट इज़ कॉल्ड डांडी मार्च, वेयर ही स्कूप्ड अप ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एज ए सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट। हैंडफुल ऑफ सॉल्ट को एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट दिखाया था, ठीक है। और ओबीसी रिजर्वेशन लॉ, तो ये भी देख लेते हैं। ऑन नवंबर 16, 1992 द सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्डेड टू ए केस फाइल्ड बाय द लॉयर इंदिरा स्वाने एंड अदर। रिजर्वेशन के लिए उन्होंने केस फाइल किया था ओबीसीज़ के लिए, while justifying the reservation for the OBCs on account of atrocities faced by them in the Vern system. It cautioned against extending tenure of such reservation beyond 10 years. तो इस reservation का 10 years से beyond के लिए, ठीक है, and it also held that reservation should be done away with once a particular section represented adequately in society. तो हाँ, और इन्होंने ये बोला कि रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए व्हेन उस सोसाइटी जिसके लिए रिजर्वेशन हुआ है उसको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिलने लग जाए, ठीक है, सोसाइटी में। तो वो अगर वो इतनी मार्जिनलाइज ना रहे तो फिर इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट रखा गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, people protesting against the reservation of seats and protest for OBCs feel that it create more inequalities and the benefit do not reach the truly deserving. They feel, और जो protest कर रहे थे ना, करते हैं reservation के लिए, OBCs के लिए, वो ये बोलते हैं देखो अगर reservation है भी तो ये marginalized लोगों के पास नहीं पहुँच पाता है। They feel that it would be better to make reservation dependent on economic status rather than caste। और ये तो उनको ये लगता है कि हम कास्ट बेसिस पे या कैटेगरी बेसिस पे ना डिवीज़न करके हम इकोनॉमिक स्टेटस पे डिवीज़न करें, ठीक है, तो तब रिजर्वेशन दी जाए। और ये भी बहुत अच्छा फैक्टर है और इस पॉइंट को भी देखा जा सकता है। अब लॉज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, ऐसे लॉज जिसमें कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म के लिए जो हुए हैं। Several laws made to contain terrorism have been criticized because people feel that they give unlimited power to security forces and violate the fundamental rights. One such law is prevention of, तो देखो several laws हुए हैं जो कि terrorism to contain terrorism have been criticized by people। लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है, उन लॉज को जो कि टेररिज्म के खिलाफ थे। क्यों किया है? बट उनको ये लगता है कि अनलिमिटेड पावर दे देते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो फंडामेंटल राइट्स तक को वायलेट कर दे लोगों के, ठीक है। ऑन सच लॉ कॉल्ड द प्रिवेंशन, ऐसा एक लॉ था द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, और ये रिपील्ड हुआ। रिपील्ड मतलब ख़त्म कर देना, ठीक है, इन 2004 बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। इस लॉ के लिए, इस एक्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, इसलिए 2004 में इसको ख़त्म कर दिया गया। अनदर कॉल्ड द आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हैज़ बीन इन फोर्स इन डिफरेंट स्टेट इन डिफरेंट टाइम्स। देयर हैव बीन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट विच गिव्स द आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर। ये एक्ट जो है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ये स्पेशल पावर देता है सर्च एंड अरेस्ट इन एरियाज अफेक्टेड बाय टेररिज्म। तो किसी के भी कहीं भी सर्चिंग हो सकती है जहाँ पे टेररिज्म है, तो इससे भी फंडामेंटल राइट वायलेट्स हो सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट इन इट्स यूज़ इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द नॉर्थ ईस्टर्न। जम्मू एंड कश्मीर में भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि देखो अगर टेररिस्ट है कहीं, ठीक है, और फोर्सेस को लगता है कि इस घर के अंदर टेररिस्ट है, तो दे कैन जस्ट गो इन टू दैट हाउस एंड सर्च फॉर दैट, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है।
However, the security forces and the government feel that this law is needed to fight terrorism. But ये law चाहिए terrorism को fight करने के लिए. कश्मीर का तो इतना ज़्यादा complicated matter है, तो you will get to know more about it if you search the internet. तो अगर आप चाहते तो इंटरनेट पे सर्च करके आप निकाल सकते हैं. अब देख लेते हैं इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन इन दिस. या देर इज़ नो क्वेश्चन. अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके मैं आंसर्स आपको बता देता हूँ. सो स्टार्टिंग से देख लेते हैं. फर्स्ट जो था वो मैं आपको बता चुका हूँ. शॉर्ट का फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है. और फिर उसके बाद है व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ बिल्स. 3 टाइप ऑफ बिल्स क्या होते हैं? 3 टाइप ऑफ बिल आपको मैंने बताया था. वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट सी वेयर इट इज़. ये रहा. सो जो शॉर्ट का सेकंड का आंसर ये है. लेट मी जस्ट शो यू दिस. देर आर 3 काइंड ऑफ बिल्स. ठीक है, ये है शॉर्ट का सेकंड का आंसर और ये पूरी लाइन. ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको लिख देनी है. अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन आता है थर्ड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेजिडुअरी पावर ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर. रेजिडुअरी पावर का मतलब क्या होता है? तो लेट मी जस्ट शो यू. इसका आंसर है पेज नंबर 232 पे. ये रहा. सो रेजिडुअरी पावर ये है हमारा शॉर्ट का थर्ड. सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का थर्ड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेजिडुअरी पावर. ये है उसका आंसर. द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज. ये यहाँ तक. ऑन सब्जेक्ट नॉट मेंशन्ड इन यूनियन और स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट. ये होता है रेजिडुअरी पावर. अब फोर्थ आता है नेम 2 सब्जेक्ट दैट आर इन द कॉन्करेंट लिस्ट. तो कोई भी सब्जेक्ट लिख दो जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में. इसका आंसर आप नेट से भी ढूंढ सकते हो, बट यहाँ पे इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो? नेम 2 सब्जेक्ट दैट आर इन कॉन्करेंट लिस्ट. एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट में. अब आप ये भी ध्यान रखना कॉन्करेंट लिस्ट होता क्या है, आपको पता होना चाहिए. फिफ्थ, नेम एनी लॉ दैट वाज मेड इन द रिस्पॉन्स टू द पीपल्स डिमांड. लोगों की डिमांड पे क्या लॉ बना था? वैसे तो देखो ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी बना था, बट यहाँ पे आप RTI भी लिख सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आई गेस. ठीक है, तो ये लिख सकते हो यहाँ पे. तो ये हो गए शॉर्ट के सारे आंसर्स. नाउ डिस्कस ब्रीफली द प्रोसीजर दैट इज़ फॉलोड. ये लॉन्ग का जो फर्स्ट है ये मैं आपको बता चुका हूँ. नाउ व्हाट रोल डज द पार्लियामेंट प्ले इन द इनैक्टमेंट ऑफ लॉ. ठीक है, पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करती है इनैक्टमेंट ऑफ लॉ में. ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू इसका आंसर. ओके, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट राइट नाउ. इसका लास्ट में करेंगे. दैट इज़ लॉन्ग का सेकंड का भी मैं बता दूंगा. और लॉन्ग का थर्ड है हाउ इज़ द प्रोसीजर फॉलोड इन द केस ऑफ मनी बिल डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉलोड इन द केस ऑफ अदर बिल. तो मनी बिल के केस में प्रोसीजर क्या फॉलो जो डिफरेंट होता है, इसका मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे बताया था आपको ये सारा पार्ट. E3 ये और यहाँ पे भी मैंने बताया था. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट रोल कैन द पीपल प्ले इन मेकिंग लॉज. गिव एग्जांपल. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. यस, ये भी बता चुका हूँ आपको मैं फोर्थ का, जिसमें मैंने यहाँ से बताया था ये पीपल कैन प्ले और ये सब और ये वाला पार्ट. ठीक है. देन फिफ्थ क्वेश्चन इज़ दिस समटाइम्स लॉज आर नीडेड. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ फिफ्थ का. नाउ देर इज़ ओनली वन क्वेश्चन लेफ्ट दैट इज़
द रोल व्हाट रोल डज द प्रेसिडेंट प्ले इन द इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ। तो प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है इन द इनैक्टमेंट ऑफ लॉ पे। तो इसका आपको मिलेगा, यही क्वेश्चन रह रहा है ना सिर्फ, हाँ सिर्फ यही क्वेश्चन रह रहा है। तो इसका आपको मिलेगा यहाँ पे प्रेसिडेंट का टॉपिक। ये है इसका आंसर। तो प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, आपको इसका आंसर लिखना है यहाँ से। वंस अ बिल इज़ पास्ड, ठीक है, ये सारी लाइन लिखनी है पूरी। बाय द हाउस इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट और ये सब, और वो फिर साइन कर देता है। तो यही इसका प्रेसिडेंट का वो होता है, ठीक है, क्या रोल होता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस लाइन ऑल्सो, अगर आप चाहते हैं तो, बिकॉज ये भी इंफॉर्मेटिव है। सो इफ़ द, इसमें लिखा है इफ़ दीज सजेशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल, कौन से सजेशंस, द सेकेंड हाउस में ऑल्सो सेंड द, इसको आप एक काम करो, ये आपके लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो यू कैन लीव दिस पार्ट, ये पार्ट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि काफ़ी ज़्यादा लंबे क्वेश्चन हैं। आप सिर्फ ये लिख सकते हो वंस अ बिल इज़ पास्ड और ये सब चीज़ें, ठीक है। बाकी इसमें सेकेंड पॉइंट मैं बताने वाला था ये कि अगर दोनों हाउसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो जॉइंट सेशन करवाता है, वो भी प्रेसिडेंट करवाता है, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो वो पैराग्राफ उसके लिए था, बट वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप यही लिख सकते हो। तो ये इसका सेकंड पार्ट का हो गया, ठीक है। नाउ हमारे क्वेश्चन आंसर सारे हो चुके हैं। यू कैन सी द एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज मैंने नहीं फिल करी है, स्टूडेंट की बुक है तो उन्होंने ही फिल करी हुई है, तो यू कैन सी दिस। ये है MCQs के आंसर, देन ये थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, fill in the blanks, true false, yeah, so yes, that's it for this video. इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, समरी और कीवर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद वी आर गोना स्टार्ट विद जुडिशरी इफ़ पॉसिबल। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर गेटिंग मोर ऑफ़ दीज वीडियोज़, और तभी मेरे को पता चलेगा कि स्टूडेंट्स आर वॉचिंग और मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स इस क्लास के नहीं देख रहे हैं और जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक है वो नहीं देख पा रहे हैं, उन तक ये वीडियोस नहीं पहुंच रही है, तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी की हेल्प हो, बस मैं तो यही चाहता हूँ फ़िलहाल। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।